नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस विशेष चर्चा में। हम बात करने वाले हैं वंदनीय मौसी जी के बारे में और साथ ही राष्ट्र सेविका समिति के विषय में। हमारे साथ आज स्टूडियो में है अनीता जोशी जी, जो नोएडा महानगर संपर्क प्रमुख हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौसी जी ने 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। आज एक लंबे अंतराल के बाद भी ये समिति निरंतर भारत में बढ़ती जा रही है और अनेकों बहनों को अपने साथ जोड़ रही हैं। अनीता जी, इस चर्चा को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि मौसी जी के वो कौन से विचार हैं जिनकी प्रेरणा से लगातार समिति आगे बढ़ रही है। पहले तो मैं समिति के बारे में ये बताना चाहूँगी, ये विश्व की सबसे बड़ी महिलाओं की संस्था है जो अनेक देश विदेशों में फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी, जो संघ के ही मूल जो दर्शन है उसी के अनुरूप काम करती है, और लेकिन संघ के अंतर्गत नहीं आती। जैसे दो समानांतर काम करती है, जैसे रेल की दो पटरियां हैं, स्वतंत्र एक संस्था है। और मौसी जी का मूल विचार था कि स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है। इसी विचार के अनुरूप उनका था, जब तक स्त्री का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। तो मौसी जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। उनका नाम, जो राष्ट्रीय सेविका समिति की संस्थापिका थी, लक्ष्मीबाई केलकर, जिन्हें हम प्यार से मौसी जी कहते थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1905 को नागपुर में हुआ था। तो उनका काफ़ी छोटी आयु में ही उनका विवाह एक वकील थे जो उनके पुरुषोत्तम दास केलकर, उनके साथ हो गया था। वो शादीशुदा थे, फिर विदुर थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो लक्ष्मीबाई जी के साथ उनका विवाह हुआ। और मौसी जी के बचपन का नाम कमल था, प्यार से उन्हें कमल कहते थे सब। और विवाह के बाद दुर्भाग्यवश उनके पति का देहांत काफ़ी जल्दी हो गया, तो उनके पास जो उनके पहले विवाह के भी बच्चे थे, तो कुल मिला के 6 बच्चे उनके पास थे, जिनको उनका भरण पोषण का दायित्व उनके ऊपर आ गया था। और एक विधवा, बाल विधवा उनकी नंद भी थी। लेकिन लक्ष्मीबाई जी ने अपनी सूझबूझ से, बचपन से ही वो बहुत ही सूझबूझ वाली और समझदार महिलाएं थी, जिन्होंने सारी परिस्थितियों में भी उन्होंने बहुत समझदारी से काम किया। उन्हें आधा घर किराए पे उठा के घर को अपना उधार चुकता किया और घर को बिल्कुल सही तरीके से चलाना शुरू किया। फिर बीच में क्या हुआ, उनके जो 2 पुत्र थे वो शाखा में जाते थे। डॉक्टर साहब की शाखा, संघ की शाखा लगती थी, तो उन्होंने अपने पुत्रों में काफ़ी परिवर्तन देखा उनके व्यवहार में। तो उन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ जाते हो? तो उन्होंने बताया कि हम सुबह शाखा में जाते हैं। जब उन्हें पता चला, उन्होंने 2-4 बार जाके देखा, तो उनको बहुत ज़्यादा उनमें सकारात्मक परिवर्तन बच्चों में आया। तो वो उन्होंने डॉक्टर साहब से उन्होंने मुलाकात करने का समय मांगा और मिली। उन्होंने बोला, क्यों नहीं कि स्त्रियों का भी इस तरह का एक संगठन शुरू किया जाए, क्योंकि स्त्री राष्ट्र की 50% 50 आधी आबादी है, तो उनके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और डॉक्टर साहब ने भी इस बात को, उनकी बात से सहमत हुए। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा विचार है, और डॉक्टर हेडगेवार ने उनको बहुत ही ज़्यादा इस बात के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन उन्होंने साथ में सुझाव भी दिया कि आप एक अलग से स्वतंत्र संगठन खड़ा करें इसके लिए। और फिर इसके बाद मौसी जी ने एक वर्ग पूरा, कहते हैं डॉक्टर साहब ने उनके लिए एक अलग से शिविर एक लगाया था, पूरा वर्ग उन्होंने, मौसी जी ने उनका एक भाइयों का वर्ग अटेंड किया, पूरा सीखा। उसके बाद फिर महिलाओं का वर्ग शुरू किया और 1936 में विजयदशमी के दिन वर्धा में राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना हुई। उसके बाद महिलाओं के वर्ग, कहते हैं मौसी जी ने एक के साथ एक जोड़ते जोड़ते रोज़ वो शाखा में, उनके जो अनुभव हैं कि रोज़ घर जाती थी, लोग नहीं निकलते थे, लोग उनके मुंह पे दरवाज़ा भी बंद कर देते थे, लेकिन वो उन्होंने हार नहीं मानी, उसको अपना अपमान नहीं समझा। और वो जाते जाते कि 1 दिन 2 दिन 1 महिला 2 महिला करते करते जोड़ते गई, और इस तरह से इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। और वो इतनी साहसी और निर्भीक महिला थी, जब पार्टीशन के समय भी, जब कहते पाकिस्तान में कि उनके पास बहनों का समाचार आया कि कुछ बहनें फंसी हुई हैं कि क्या किया जाए, तो मौसी जी अकेले यहाँ से पाकिस्तान कराची पहुँची। वहाँ पूरी, जबकि पूरा कर्फ्यू लगा था, इतना ख़राब उस समय वातावरण चल रहा था, उस समय भी उन्होंने छत पे, किसी की छत पे पूरी महिलाओं की शाखा ली, एक बैठक ली, कैसे उनको वहाँ से निकाला जाए इस बारे में भाइयों से चर्चा की, और सारी बहनों को वापस लेके आई। कुछ बहनें उसमें से अनाथ हो गई थी, फिर उन्होंने मुंबई में बात करके कुछ बहनों को लोगों ने अडॉप्ट किया, जो छोटी बहनें थी, सबकी व्यवस्था मौसी जी ने करवाई। तो ये उनकी सूझबूझ और समझदारी का ही था कि आज इतनी बड़ी संस्था खड़ी हुई है,
जो पूरे विश्व में इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रही है, शाखाएं चल रही हैं, और ये सब मौसी जी के ही उसका फल है, जो उनके मार्गदर्शन का। मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से मौसी जी ने इतनी जटिल परिस्थितियों में भी महिलाओं के जागरण का, उन्हें सशक्त करने का कार्य शुरू किया, इसमें जो महिलाओं का जागरण है वो सिर्फ संस्कार देना है या किन किन प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया जाता है समिति में? महिलाओं का सबसे पहले तो राष्ट्रीय सेविका समिति के 3 मूल जो हम जिस पे कार्य करते हैं, मातृत्व, नेतृत्व एंड कर्तृत्व। मातृत्व में हम जीजाबाई को अपना आदर्श मानते हैं, नेतृत्व में लक्ष्मीबाई को, और कर्तृत्व में अहिल्याबाई होलकर को। 3 को हम आदर्श मान के ही हम सारे कार्य करते हैं। तो इसका मतलब हो गया महिलाओं का बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक तीनों विकास हों, क्योंकि एक भी छूट गया तो सिर्फ शारीरिक विकास होने से या कोई एक विकास होने से महिला तरक्की नहीं कर पाएगी या उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए वर्ग लगते हैं समय समय पर। तो वर्ग में 2-3 तरह के वर्ग होते हैं। प्रारंभिक होता है जो 7 दिनों के लिए होता है, उसमें हम नई जो बहनें आती हैं उनको आदत डालने के लिए 7 दिन का छोटा वर्ग लगाते हैं। उसके बाद फिर प्रवेश वर्ग होता है जिसको OTC हम बोलते हैं। फिर प्रबोध होता है द्वितीय वर्ष, इनको हम OTC बोलते हैं। फिर तृतीय वर्ष जिसको प्रवीण बोला जाता है। तो इसमें पूरा सुबह से शाखा लगती है, शाखा के माध्यम से शारीरिक पूरा सब होता है। इसमें सेल्फ डिफेंस जिसे हम कहते हैं, अपनी रक्षा करना और किसी दूसरे को भी ज़रूरत पड़े तो उसकी भी रक्षा करना। उसमें यष्टि जैसे एक छोटी एक नया एक युद्ध की तरह ही, जैसे दंड है, दंड को आधा करके यष्टि का नया अभी स्टार्ट हुआ है 6 महीने पहले ही। तो अभी हम प्रशिक्षण कर रहे थे तो उसमें यष्टि चलाना भी सिखाया जा रहा था, जो उससे चाल ढाल में इतना परिवर्तन आ जाता है। दंड चलाना, नियुद्ध जिसे हम प्राचीन काल में नियुद्ध कहा जाता था, जिसे हम आजकल मार्शल आर्ट कहते हैं, वो सिखाया जाता था, वो सिखाया जाता है। फिर दिन में बौद्धिक होता है जिसमें अलग अलग तरह के विद्वान और परिचर्या करने के लिए लोग आते हैं, और फिर चर्चा का विषय होता है। इस तरह से बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक तीनों ही विकास पे ध्यान दिया जाता है। अभी आधुनिक समय में महिलाएं, देखिए कार्य तो महिलाएं हमेशा से कर रही हैं, चाहे घर में कर रही हों या किसी कार्यस्थल पर कर रही हों, कार्य वे हमेशा से कर रही हैं। ऐसे में जो आधुनिक सोच है, आधुनिक सोच ले लीजिए, इसमें पाश्चात्य सोच ले लीजिए, साथ ही भारतीय मूल्य, इन दोनों का सामंजस्य बैठाना संस्था कैसे सिखाती है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे आजकल मैं भी प्रबोध वर्ग में शिक्षिका थी, तो मुझे चर्चा लेने का भी विषय मिला था, और यही विषय मुझे मिला था, आज की युवतियाँ और उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ। तो ये इतना, जैसे बालिकाओं को जितनी जो नई संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानते हैं, कितनी बार वो कहते हैं कि नहीं, हमारी आज़ादी या मेरी आज़ादी, मेरा शरीर मेरी आज़ादी, या कुछ भी स्त्री, इसके बारे में आजकल बड़ा NGO और महिला स्वतंत्रता, इस पर बड़ी चर्चा चलती है। तो मैं उनको यही बता रही थी कि हमारी संस्कृति में कभी महिलाएं परतंत्र थी नहीं। हमारी तो गार्गी और जिस तरह की याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया उन्होंने, शंकराचार्य जी के 2000 साल पहले शंकराचार्य जी हुए, उनका शास्त्रार्थ हुआ मंडल मिश्र से। तो 2 विद्वानों के बीच में जब नहीं कोई निर्णय निकला तो जज रखा गया उनकी पत्नी को, भारती मिश्र। तो वो कितनी विद्वान रही होंगी, जो शंकराचार्य जैसे विद्वानों और अपने पति के बीच में जिसको जज बनाया गया। तो हमारी संस्कृति में तो कभी ऐसा महिलाओं को नीचे समझा ही नहीं गया। और रामायण इतनी पुरानी है जिसमें हम हजारों या लाखों वर्ष पुरानी बात करते हैं। तो मैं बालिकाओं को, तरुणियों को यही मैं बता रही थी कि रामायण में कैकेयी को 2 वरदान क्यों मिले थे। तो मैं कहा उसके पीछे की कहानी तुम्हें पता है? क्योंकि वो दशरथ के साथ लड़ाई के लिए युद्ध के क्षेत्र में गई थी और उनके रथ का पहिया टूट गया था, उनका सारथी घायल हो गया था। तो कैकेयी ने कमान संभाल ली थी रथ की। दशरथ जी को पता ही चला क्योंकि वो युद्ध में व्यस्त थे। फिर रथ का पहिया निकल गया तो कैकेयी ने पहिया भी संभाला। वो तो दशरथ जी को जब युद्ध खत्म हो गया तो बाद में पता चला, तब उन्होंने उसकी फिर जंगल में ले जाके पत्तियों से, जड़ी बूटियों से उनकी चिकित्सा भी की। तो उनको ये भी ज्ञान था। तो मैं तरुणियों को यही बता रही थी, हम जिस संस्कृति से हैं वो तो इतनी महान पुरातन सनातन संस्कृति है कि ये सवाल ही नहीं आना चाहिए कि हम अपने को छोटा समझें या अपने को परतंत्र समझें। हमारी संस्कृति में हमेशा महिला को, पत्नी को एक मित्र, गाइड की तरह समझा गया है। कभी भी उसको परतंत्र नहीं माना गया। वो तो हमारे ऊपर है कि हम अपने को क्या समझते हैं। वो हम आत्मविश्वास जगाने का कार्य ही
हम समिति में करते हैं कि उनको अपनी अपनी समझ आए, अपनी कीमत, अपनी वैल्यू उनको पता चले। इसी के साथ एक प्रश्न, बेसिकली एक संदेश, जैसे जो आज की जो टीनेजर्स हैं या आज की जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सेविका समिति से क्यों जुड़े? सभी लोग, कई लोग हैं जो सेविका समिति के बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते थे उन्हें आज हमारी इस चर्चा से समिति के बारे में बहुत कुछ पता चला। वो समिति से क्यों जुड़े? उनके क्या व्यक्तिगत कोई विकास या उनके व्यवहार में कोई बदलाव? जब आप समिति से जुड़ी, क्या आपके व्यवहार में कोई ऐसा बदलाव आया? आपने अपने जीवन में कोई बदलाव देखा? हाँ, समिति से जुड़ने का देखिए, उसमें दिनचर्या तो बहुत कठिन होती है, तो बच्चे नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसके सबसे कठिन काम होता है सुबह 4 बजे उठना, रात के 11 बजे तक एक दिनचर्या होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन 3-4 जब वर्क करके आते हैं, मैंने खुद बच्चों में इतना परिवर्तन देखा है कि उनकी चाल ढाल, बोलने का ढंग, चलने का ढंग बदल जाता है। क्योंकि कहीं भी जाते हैं मैं उनको यही समझाती हूँ कि अगर सड़क पे कहीं चल रहे हैं, आपकी चाल देख के, कोई जैसे छेड़ाखानी की शिकायतें आती हैं और कोई लड़की डरी सहमी चल रही है तो उसको छेड़ता, एक की चाल ऐसी होती है कि कुछ को देख के किसी की हिम्मत ही नहीं होती है छेड़ने की। तो समिति में आने के बाद जो वो शारीरिक प्रशिक्षण लेती हैं, उनके पूरे चाल ढाल में और उनके पूरे व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन आ जाता है कि एक जो नेतृत्व वाला गुण होता है, ये मैंने खुद देखा है बच्चों में। हाँ हाँ, वो सब इतना उनके अंदर आ जाता है कि किसी की, वो अगर वो चलें तो किसी की हिम्मत नहीं उन्हें छेड़ने की, क्योंकि वो जो दंड चलाने की मुद्राएं होती हैं, नियुद्ध की मुद्राएं होती हैं, वो इस तरह की मतलब ये नहीं कि हम उनका जो उनका कोमलता है वो हम ख़त्म कर रहे हैं, वो चीज़ अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन जो उनके अंदर का एक जो शक्ति है, जो माँ दुर्गा की शक्ति, क्योंकि हम समिति में अष्टभुजा देवी को अपना आराध्य मानते हैं, तो अष्टभुजा देवी में मातृत्व के साथ 8 हथियार भी हैं। तो वो सब भी कि आपके घर में कुछ है लेकिन आपको चलाना ही नहीं आता है, और तो उससे जो आत्मविश्वास आता है, उससे पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है, और पूरे अनुशासन के साथ। लेकिन जो अभी धर्मांतरण जैसी या लव जिहाद जैसे जो केसेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो मानसिक है ना, जो मन है, जो विवेक है, जो बुद्धि है, उसको प्रबुद्ध करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद वो लड़कियां भटकी हुई हैं, इसीलिए वो उस मार्ग पे पहुंच जाती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और समिति ये धर्मांतरण या लव जिहाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह के प्रयास करती है? समिति की दिनचर्या में हमारा एक सत्र होता है चर्चा का, भोजन के बाद। एक तो बौद्धिक होता है जिसमें कि जो अलग अलग तरह के क्षेत्रों के विद्वान आते हैं वो बोलते हैं। उसके बाद एक चर्चा का सत्र होता है। तो हमारे हर वर्ग में इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो ये सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक ट्विटर के थ्रू जो फेक प्रोफाइल बना के जो युवतियों को भटकाने का ये लव जिहाद जैसे आपने बोला, इस पे चर्चा हमारी मुख्य विषय हमारा होता है, और हम इसमें जानने की कोशिश भी करते हैं, उनको बताते भी हैं और काफ़ी इस बारे में जागरूकता करते हैं। तरुणियाँ इस चीज़ में मैं देखती हूँ काफ़ी समझदार भी हैं और अवेयर भी हो रही हैं, जागरूक भी हो रही हैं।